हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में इंडक्टर पढ़ा था। इंडक्टर को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। इंडक्टर में हमने इंडक्टर को पढ़ा था, क्या है कॉइल से कैसे बना है, और इंडक्टेंस के बारे में बात किया था हमने, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। कैपेसिटर क्या है, तो चलिए कैपेसिटर की हेडिंग आप डाल दीजिए। कैपेसिटर कैपेसिटर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। हिंदी में हम बोलते हैं संधारित्र। आप इसकी हेडिंग डाल लीजिए। तो कैपेसिटर को पढ़ते हैं। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर आपने देखा होगा जनरली, जो कि 4 माइक्रोफैरड 2.5 माइक्रोफैरड इतने के रेटिंग के मिलते हैं, जो कि आपने पंखा पे देखा होगा, पंखे में लगे रहते हैं। इसका काम क्या होता है, चलिए इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। लिखिए, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ऐसे आप लिख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह आवेश को संग्रहित करता है। संग्रहित करता है, मतलब कि इट स्टोर्स चार्ज, मतलब कि यह चार्ज को, आवेश जो होता है उसको संग्रहित करता है, उसको स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह ऊर्जा को, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, आपने पढ़ा होगा, विद्युत ऊर्जा होती है, तो यह ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर करती है। स्टोर मतलब संग्रहित करती है, संग्रहित करती है। इसको आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आप लिखेंगे। ये हो गया। अब इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन में कैसे बना हुआ होता है। तो यहाँ आप देखें कंस्ट्रक्शन, हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है संरचना। इसकी संरचना कैसे होती है, इसको आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए। संरचना देखिए कैसे होती है। इसमें ये 2 प्लेटें होती हैं, जो कि कंडक्टिंग प्लेटें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल को ही हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। यहाँ पे ये हमारी प्लेटें होती हैं, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ होता है, और इधर से हम इसको चार्ज कर लेते हैं लगाकर। यहाँ आप देखें, यहाँ पे चार्ज स्टोर करेगा, जो कि Q होगा। हमारा ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, इसको हम लिख लेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल को ही हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल को कुचालक पदार्थ बोलेंगे, हिंदी में कुचालक पदार्थ, और इसको डाइलेक्ट्रिक को बोलेंगे परावैद्युत पदार्थ। जिसको हम परावैद्युत जो होता है उसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। इसको, ये जो मटेरियल होगा, इसमें परावैद्युत मटेरियल होता है, परावैद्युत मटेरियल को हम एप्सिलॉन से डिनोट कर लेते हैं। और इसकी जो प्लेट यहाँ पे होगी, इसकी प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम d से मानते हैं। और ये एरिया होगा जिसमें ये परावैद्युत पदार्थ भरा होगा, ये एक एरिया होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स, या पहले हम चार्ज करेंगे कैपेसिटर को, तभी तो स्टोर करेगा। तो इस तरह से देख लेते हैं। यहाँ चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज, ऐसे। इसको हम पॉजिटिव प्लेट कह देते हैं, पॉजिटिव प्लेट। इसको हम निगेटिव प्लेट कह देते हैं, निगेटिव प्लेट। ठीक है, तो इसमें कुछ लाइनें लिखेंगे हम लोग आगे। चलिए देखिए, लिखिए, जब दो समांतर चालक प्लेट के बीच में, ये जो 2 चालक प्लेट हैं, इनके बीच में
हम इंसुलेटिंग मटेरियल को भर देते हैं, ठीक है। चालक प्लेट के बीच में कुचालक पदार्थ कुचालक पदार्थ को ही हम बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। जब हम दो समांतर चालक प्लेट के बीच में कुचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है, या बीच में कुचालक पदार्थ को भर देते हैं, रखा जाता है, प्लेट के बीच में कुचालक पदार्थ को रखा जाता है या भरा जाता है, रखा जाता है, तो यह संधारित्र बन जाता है। जैसे कि दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों के बीच में हम परावैद्युत पदार्थ को इसमें भर देते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है? इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया, जैसे प्लास्टिक हो सकती है, कागज हो सकते हैं, पन्नी हो सकती है। आप देखेंगे कभी भी जो कंडेंसर होता है उसको आप कभी खोल के देखें, उसमें बहुत प्रकार के कागज, पन्नी, ये सारी चीज़ें निकला करती हैं उसमें, आपने देखा होगा। यदि नहीं देखा तो उसको आप देख लेंगे। तो जब हम ऐसे करते हैं, इसको दो प्लेटों के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल रख देते हैं, तो हमारा कैपेसिटर बन जाता है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए नोट करके। जो हमारा कुचालक पदार्थ है, कुचालक पदार्थ को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जो यहाँ पे कुचालक पदार्थ भरा होता है उसी को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इसको आप इंग्लिश में रख लीजिए, एक बार पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में क्या इसको कहेंगे? When a insulating material is placed between two conducting plates is called capacitor. When a dielectric material, insulating material को आप dielectric material भी बोल सकते हैं। When a dielectric material is placed between two conducting parallel plates, then a capacitor form। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं परावैद्युत पदार्थ कौन कौन से होते हैं। परावैद्युत पदार्थ कौन कौन से होते हैं? इसमें आपने सिरेमिक का यूज कर सकते हैं। इसमें आप कागज का यूज कर सकते हैं, कागज यानी पेपर का यूज कर सकते हैं। आप इसमें माइका इंसुलेशन आपने पढ़ा होगा, माइका इत्यादि, ETC जिसको हम बोलते हैं इत्यादि का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने कैपेसिटर पढ़ा। अब इसका आता है प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। जिस प्रकार से रजिस्टर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, उसी प्रकार कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। तो अब जानते हैं कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस जिसको हम बोलते हैं हिंदी में धारिता यानी धारण करने की क्षमता। धारिता से आप पढ़ेंगे, धारिता का मतलब धारण करने की क्षमता। मतलब ये हमें ये बताता है कि कितना हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं इस कैपेसिटर में। ठीक है, तो ये बताएगा हमें, इट मेजर्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ चार्ज स्टोरेज। आप इसको लिख सकते हैं, यह संधारित्र का वह गुण होता है, यह संधारित्र का गुण होता है। जो आप ऐसा लिखिए, यह संधारित्र का गुण होता है। संधारित्र का मतलब कैपेसिटर का गुण होता है, जो आवेश संग्रहण या संग्रहित क्षमता को बताता है। जो आवेश संग्रहित क्षमता को बताता है कि इसमें हम लोग कितना चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम जैसे रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते थे, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे यानी प्रदर्शित। रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको हम C से प्रदर्शित करेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट यानी इकाई। इसकी यूनिट यानी इकाई क्या होगी? इसकी यूनिट होती है फैराड। फैराड। इसको हम जनरली यदि देखें तो हमेशा इसको माइक्रो फैराड में लेते हैं, माइक्रो फैराड में लेते हैं। अब इसका देखते हैं सिंबल क्या होता है। सिंबल, इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे दिखाते हैं? आप ऐसे करके, ये दो प्लेटें हो गई और ये दो लीड कनेक्शंस हो गए जिससे चार्ज करते हैं, हम इंसुलेटिंग मटेरियल भरा हुआ, ऐसे इसको हम दिखा देते हैं किसी भी सर्किट में, ठीक है। अब इसमें कुछ फार्मूले आते हैं। फार्मूले कैसे आते हैं? जैसे यहाँ पर कैपेसिटेंस होगा, इसकी जो ये तो कैपेसिटर है, पूरे कंपोनेंट का हम बोल रहे हैं, जो डिवाइस बनी है इस डिवाइस को हम कैपेसिटर बोले हैं। लेकिन ये जो चार्ज स्टोर कर रहा है, तो इसकी क्या है? वो इसकी हमारे क्या है? एबिलिटी है, चार्ज स्टोर करने की क्षमता इसका गुण है। तो उसका फार्मूला देखते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा। तो यहाँ से फार्मूला बनता है C = एप्सिलॉन A/D। यूनिट हो जाती है इसकी फैराड। यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है जी। जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन = ε0 ε r, ये हमारा होता है। अब एप्सिलॉन क्या है? ये जो एप्सिलॉन, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एप्सिलॉन, ये ई है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, या पारगम्यता भी बोलते हैं, या वैद्युतशीलता भी बोलते हैं। पारगम्यता या वैद्युतशीलता, इसको हम वैद्युतशीलता भी बोलते हैं किसी भी मटेरियल की। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम बोलेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका एक कांस्टेंट मान भी होता है जो कि 8.85 × 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर ये होता है। अब एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम कहते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता। ये हमारी सापेक्ष वैद्युतशीलता होती है, ठीक। यहाँ पर एप्सिलॉन आर सापेक्ष वैद्युतशीलता जो हवा की होगी यानी एयर, इसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम पेपर की बात करें, एप्सिलॉन आर पेपर या कागज़ जैसे कोई भरा हुआ है, तो उसकी यदि बात करते हैं तो 2 से 4 के बीच में आती है, और ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम फार्मूला आगे क्या बना सकते हैं? C = एप्सिलॉन की जगह लिख सकते हैं ε0 ε r/A/D। यहाँ से आप फैराड, यहाँ से आप ये फार्मूला बना सकते हैं, यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं। ये C हमारा कैपेसिटेंस है, यहाँ C लिख देता हूँ। C हमारा कैपेसिटेंस है, जिसको हम धारिता बोलते हैं। इसकी यूनिट फैराड होती है, मैंने यहाँ लिख दिया है। D क्या है? A क्या है? A हमारा एरिया बिटवीन द प्लेट्स है, एरिया बिटवीन प्लेट्स, जो हमारी प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट्स है, उसका एरिया है।
हमारा डी क्या है, डी जो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, जो प्लेट की दूरी है उसकी डिस्टेंस है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये हमारा कैपेसिटेंस निकल आया है। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस जो हमारा आया है इसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करेंगे। इसमें देखते हैं कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करेंगे। तो लिखेंगे फैक्टर्स नहीं, ऐसे लिखे कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, मतलब किस किस पर निर्भर करता है, कैपेसिटेंस किस पर निर्भर करता है। यहाँ आप देख रहे हैं एप्सिलॉन आर पे निर्भर कर रहा है, ए पे निर्भर कर रहा है, डी पे भी निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला और लिख लीजिए, एक फार्मूला भूल जा रहा हूँ मैं। यहाँ से आपने देखा यहाँ वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे चार्ज, यहाँ देखिए आप एक बार कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज आके स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला बनता है, इधर लिख देता हूँ, C = Q/B। ये हमारा C क्या है, C कैपेसिटेंस है, आपको पता है। Q हमारा चार्ज है, कितना चार्ज स्टोर हुआ। Q हमारा क्या है, चार्ज है, जिसकी यूनिट कूलम्ब होती है, जो कि हमने पिछली क्लासों में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। B हमारा क्या है, B हमारा वोल्टेज है, कितना वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, C हमारा कैपेसिटेंस है, तो आपको पता ही है कैपेसिटेंस, ये हमारा कैपेसिटेंस, ये हमारा एक फार्मूला और बन जाता है। अब देखते हैं किस किस पर डिपेंड करता है। लिखेंगे पहला नंबर, पहले लिखेंगे नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है एप्सिलॉन आर से, मतलब किस प्रकार का आप यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप कागज़ यूज करेंगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ और होगी, माइका यूज करेंगे कुछ और होगी, सिरेमिक यूज करेंगे कुछ और होगी। यानी कि आप किस टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब जो पदार्थ है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, किस प्रकार का आप ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरा नंबर देखेंगे, एरिया ऑफ प्लेट, उस पर डिपेंड करेंगे कितना एरिया है, कितने एरिया पे इंसुलेटिंग मटेरियल को आपने रखा है। यहाँ से आप लिख लीजिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर, ये भी लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे लिखेंगे C प्रोपोर्शनल टू 1/A, नहीं 1/A नहीं, यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही कैपेसिटेंस होता है। अब तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। हमने देखा है अभी पिछले फार्मूले में देखा है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D भी आ रहा था, जो कि हमारा D क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के बीच की दूरी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। हमने कैपेसिटर को पढ़ा, कैपेसिटर क्या होता है, इसको हमने जाना कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, उपकरण होता है जो कि आवेश को संग्रहित करता है, जो आवेश को संग्रहित करेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। उसमें एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से उसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और उसमें ऊर्जा संग्रहित होने लगती है। जो ऊर्जा उसमें संग्रहित होने लगती है चार्ज की वजह से, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करते हैं कैपेसिटर में। अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि बनता कैसे है। कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि दो पैरेलल प्लेट को लेते हैं, ये भी एक प्लेट है, एक प्लेट ये है, जो कि एक कंडक्टिंग नेचर की होती है। एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट ले लेते हैं। जब हम वोल्टेज से सप्लाई इसको कनेक्ट करते हैं तो इंसुलेटिंग मटेरियल के में चार्ज स्टोर हो जाता है। ये एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन हमारा परावैद्युतांक है, जो हम इंसुलेटिंग मटेरियल को यूज करते हैं उसका परावैद्युतांक है, जिसको हम परमिटिविटी बोलते हैं।
ठीक है। यहाँ पे क्यू चार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में लिखे कैसे बना। जब दो समांतर चालक प्लेट के बीच में कुचालक पदार्थ है जिसको हम परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं या रखा जाता है तो यह संधारित्र बन जाता है। ठीक है, कुचालक पदार्थ को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब परावैद्युत पदार्थ कौन कौन से होते हैं, हम इसको जो इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे फिल कर रहे हैं, यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ में सिरेमिक भी यूज कर सकते हैं, कागज भी यूज कर सकते हैं, माइका यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें और कई सारे होते हैं पदार्थ जिनको हम यूज कर सकते हैं जो कि इंसुलेटिंग नेचर के ही होंगे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो मटेरियल अंदर भरा होता है किस टाइप का होता है, कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग, इंसुलेटर। ठीक है, आप याद रखेंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होती है वो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, उसका गुण होता है, मतलब कि क्या बताता है उसमें, तो ये बताता है कि हम किसी भी कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर कर पाते हैं, उसको मेजर करके बताता है। तो हमने देखा कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कैपेसिटेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट हम इसकी फैरेड लिखते हैं। इसको हम जनरली माइक्रो फैरेड में ही देखते हैं। आप देखेंगे थोड़ा जो छोटे कंडेंसर्स होते हैं, आपने देखा होगा फैन में लगा हुआ, तो उसको हम देखें उसमें रेटिंग माइक्रो फैरेड में ही लिखी रहती है। इसका सिंबल जो होता है इस टाइप का होता है, यहाँ देख लीजिए ये सिंबल होता है इसका। अब आगे चलते हैं, इससे फार्मूला जो बना हमारा, पैरेलल प्लेट्स को रखते हैं तो उसके बीच में कुछ एरिया होता है जिसपे हम इंसुलेटिंग मटेरियल को रखते हैं, और इसके बीच जो प्लेट होती है उसके बीच में डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखते हैं। तो सी हमारा जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन ए बाई डी होता है। तो जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये इससे मिलकर बना होता है। जो एप्सिलॉन है हमारा, ये परमिटिविटी या मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल है परमिटिव, लेकिन ये जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक ये कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारी एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आता है परमिटिविटी या फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी ये होती है, आप इसको याद कर रखें, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इसकी वैल्यू याद रखेंगे हमेशा। ठीक, तो यहाँ से एक एप्सिलॉन आर आता है जो हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू एयर के लिए होती है 1 और पेपर के लिए 2 से 4 होती है, और माइका जो होता है उसकी 6 से 8 के बीच में होती है। अब इसका फार्मूला देखते हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। ठीक है, जो एप्सिलॉन था ऊपर हमने लिखा था फार्मूला एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आता है, तो इसको हमने फुल यहाँ पे पूरा लिख दिया है, उससे फार्मूला बन गया। एक फार्मूला इससे और आता है जो कि हम इसको भी लिख दिए हैं। ये सी हमारा कैपेसिटेंस है, और क्यू जो है हमारा चार्ज है जो हम स्टोर कर रहे हैं, और बी हमारा वोल्टेज जितना अप्लाई किए हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से हैं कंपोनेंट है, कौन कौन से तत्व हैं जो कि हमें कैपेसिटेंस को प्रभावित करते हैं, यह कैपेसिटेंस जिस पर हमारा निर्भर है। तो पहला हमने देखा मटेरियल, हम किस प्रकार का मटेरियल उसमें भरते हैं, किस टाइप का, उस पर भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। दूसरा है एरिया प्लेट, प्लेट का एरिया क्या है, कितने एरिया में हम फिल कर रहे हैं इंसुलेटिंग मटेरियल को, उस पर ही डिपेंड करता है। और तीसरा पॉइंट आता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में कितनी दूरी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम कैपेसिटर के बारे में बेसिक सी जानकारी ले ली है, कैपेसिटर को पढ़ लिए हैं, क्या काम है इसका और ये कैसे बनता है, कुछ फार्मूले भी देख लिए हैं हम। अब आगे आता है कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसके बाद पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल, और इससे रिलेटेड फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप क्लास में बने रहें, रेगुलर क्लास चलेगी। आपको जो भी दिक्कत हो, समझ में ना आए, उसको आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, यहीं से क्लास आप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।